नमस्कार। प्रणाम इंडिया के 7 पीएम लाइव में आपका स्वागत है। विजय संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन था और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने दूसरे दिन की हरियाणा विजय विकल्प संकल्प यात्रा सोनीपत के गोहाना में समाप्त की। यात्रा सुबह 11:30 बजे से झज्जर से बहादुरगढ़ से शुरू हुई, जो सोनीपत के 5 हलकों को कवर करते हुए शाम को गोहाना पहुंची। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा की केंद्र सरकार पर संविधान पर हमला करने और गरीबों दलितों की अनदेखी करने के देश के मुट्ठी भर अरबपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा कि गुजरात में अडानी पोर्ट के ड्रग्स जो पकड़ी गई वो उस पर क्या कार्रवाई हुई है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि उनके सरकार केवल कुछ बड़े उद्योगपति के हितों की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं और गरीबों, दलितों, किसानों और युवाओं के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में राहुल गांधी के मुकाबले में बीजेपी ने राम रहीम को पेश किया। सोनीपत के गोहाना में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहा, यहां पर अडानी, अंबानी और अरबपतियों के लिए सब कुछ होता है, अग्निवीर योजना का क्या मतलब है। आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर संतोष दहिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथी आवेश तिवारी हरियाणा से रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपने देखा रुख जो था राहुल गांधी का बहुत ही आक्रामक रुख था, और दूसरी तरफ पलवल में एक रैली को मोदी जी भी संबोधित कर रहे थे। पहले हम ये सुनते हैं कि मोदी जी क्या कह रहे थे और फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। कांग्रेस ने देश के लिए जरूरी हर विषय को उलझाए रखा, वो उलझाने में एक्सपर्ट रहे हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया। उसने हमारी बहनों को संसद और विधानसभा में आरक्षण से वंचित रखा। उसने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की समस्या में उलझाए रखा। यानी कांग्रेस ने देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने बेटे, बेटी, अपना परिवार, उसको स्थापित करने में ही पूरी की पूरी शक्ति लगा दी। मैं पहला सवाल डॉक्टर संदीप यादव आपसे लेना चाहता हूं। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को लागू नहीं किया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आरक्षण को ठीक से लागू नहीं किया, आरक्षण को खत्म करने की पूरी कोशिश की और एक ही लफ्ज में राम मंदिर और ट्रिपल तलाक, इसकी भी बात छेड़ दी। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी 2014 का इलेक्शन का शायद हवाला देके ये बात कर रहे थे। 2024 आ गया, 11 साल में मोदी जी के अनुसार कुछ नहीं बदला। आपसे पहला कमेंट चाहता हूं मैं इसके बारे में। नहीं, बहुत कुछ बदल गया है 2014 से 2024 तक। आपने देखा कि मोदी जी झूठ बोलते बोलते थक गए हैं और उनके उस झूठ में कोई चार्म नहीं है। आपने देखा कि वो मुस्लिम बहनों की का भी हवाला दे रहे हैं, उनकी भी चिंता करते हैं। अब एहसान जाफरी जो गुलबर्गा सोसाइटी में जिनको जला दिया गया था, जो सांसद थे कांग्रेस के, आपको याद होगा वो जो 2002 का कांड गुजरात में हुआ। वो उनकी पत्नी और जो महिलाएं मरी थी गुजरात में, वो क्या बहनें नहीं थी? उनको 3 तलाक की चिंता है। इसी हरियाणा के मेवात में मॉब लिंचिंग की पहली घटनाएं हुई और मार दिया गया लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बोल रहे हैं वो कोई कनेक्ट नहीं है, डिस्कनेक्ट है पूरा। क्योंकि वो जो 3 काले कानून थे किसानों के, वो जो नौजवान और पहलवान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन्होंने देखिए ना कितनी बेशर्मी से इजराइल के लिए भर्ती निकाली हरियाणा सरकार ने। युवाओं को भेजा भी, बहुत सारे युवा वहां से वापस लौट भी आए, क्योंकि जो काम की जरूरत थी। एक तो पहले सबसे बड़ी बात कि देखिए, ये देश के नागरिकों का हवाला देते हैं, देशभक्ति का हवाला देते हैं, राष्ट्रवाद का हवाला देते हैं। हमारे युवाओं की जान जोखिम में डाल दी। उनको जहां युद्ध हो रहा है इजराइल, वहां भेजा और उसके बाद वहां से भी युवा वापस लौटा, क्योंकि वो उस तरह से स्किल्ड नहीं थे जिस काम की जरूरत थी वहां पे।
तो इन्होंने मजाक बना कर रख दिया जो हरियाणा में जो बेरोजगारी का स्तर है वो सबसे ऊपर है। और इनका जो व्हाट्सएप नैरेटिव होता है कि जीडीपी दोगुना हो गई, किसानों की आय दोगुना कर देंगे, ये फलाना ढिमकाना कर देंगे। 6,000 रुपए देते हैं वो जो प्रधानमंत्री किसान निधि होती है, उसमें डेली 17 रुपए के हिसाब से आता है और दिल्ली में 15 रुपए की चाय हो गई है। ये इनका किसानों का सम्मान है और बरगला के रखा हर वर्ग को। और उसमें बरगलाने में सबसे महत्वपूर्ण टूल था मीडिया, सबसे महत्वपूर्ण टूल था मीडिया। दूसरी पार्टी रही होती तो आग लग गई होती देश में अब तक। जो शुरुआत से इस सरकार को जिस तरह से इनके पास कोई विजन नहीं है, जिस तरह से कोई इनके पास क्लैरिटी नहीं है, उस हिसाब से दूसरी सरकारें, क्योंकि कोई भी इतना भद्दे ढंग से, इतनी बेहयाई से मीडिया का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। जिस तरह से पैसा पानी की तरह बहाया गया है मीडिया पर, और जिस तरह से मीडिया के मैनिपुलेशन वाली ये सरकार है, अगर दूसरी सरकार रही होती तो ये 2014 के 6 महीने बाद ही गिर गई होती। क्योंकि बिना विजन की सरकार है, कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी, कहां चलेगी, कोई इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। बस झूठ पर झूठ बोले जाया जा रहा है। लैटरल एंट्री, युवाओं की दुर्दशा, माने महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप समझ लीजिए कि टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है। खैर ये तो सीजनल मामला है। जो मतलब कोविड के बाद से जो जिन चीजों की हाउस होल्ड में एकदम मिनिमम जरूरत होती है, तेल की, आटे की, आटा 45 रुपए मिल रहा है दिल्ली में, और जो तेल है वो 200 चला गया, अरहर की दाल 160, 170, और इस तरह की चीजें, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आय घट चुकी है। देश को कहा कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। चाइना और भारत 1990 में एक साथ थे। चाइना आज 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है और भारत 3.5 ट्रिलियन के आसपास पर झूल रहा है, केवल और केवल इनकी कमंडल की पॉलिटिक्स की वजह से। एक तरह से देखा जाए तो भारत केवल और केवल बीजेपी की दुर्दशा, बीजेपी की पॉलिटिक्स की वजह से ये दुर्दशा झेल रहा है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बात राष्ट्रवाद की करती है। हर हर प्रदेश में, परिवार में लोगों को इसने तोड़ दिया है। ये जाट बनाम नॉन जाट, जातिवाद इनका मेन टूल है। इनका मेन टूल है कि कैसे हम गैप्स देखें और वहां पे अपनी जगह बनाएं और कैसे लोगों को लड़ाएं। अंग्रेजों ने इनसे सीखा था कि बांटो और राज करो की जो नीति थी ना, इनसे सीखा था। जो संघ है जिसने अपने यहाँ अपने मुख्यालय पर 52 सालों तक, क्षमा करिएगा, भारत का झंडा नहीं फहराया। 3 कलर का जो भारत हमारा तिरंगा झंडा है उसको संघ कहा करता था कि अपसुगन है, 3 रंगों का नहीं होना चाहिए, ये भगवा रंग का होना चाहिए। हमारा संविधान मनुस्मृति के आधार पर होना चाहिए, हिंदू परंपराओं के हिसाब से होना चाहिए। ये लंबे समय तक संविधान का विरोध करने वाले लोग थे। यह असहयोग। कल गांधी जयंती है, गांधी जयंती है, और ये गांधी के ऊपर देखिएगा कल कितने पुष्प अर्पित करेंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे। ये वो लोग हैं जो नाथुराम को फॉलो करने वाले लोग। कल जाके राजघाट पर आज सोनम वांगचुक को रोक दिया गया है। वो क्या मांग रहे थे? वो लद्दाख को ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं। उस पर उनको क्यों रोक दिया गया? भाई गांधी सबके हैं, गांधी सबके हैं, और सोनम वांगचुक के भी उतने ही जितना मोदी जी के हैं। तो क्यों रोक दिया गया? इसलिए रोक दिया गया क्योंकि इनको लगता है कि इससे हमारी पोल खुल जाएगी। हम जिस तरह की लूट मची हुई है कारपोरेट और ब्यूरोक्रेसी की लद्दाख में, आप जाइए वहां, हर आदमी परिचित है, लद्दाखी हर आदमी परिचित है कि किस तरह से लूटा जा रहा है। उसको यूनियन टेरिटरी बना के और वहां के रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है। उसी के खिलाफ सोनम वांगचुक आवाज उठा रहे हैं। पर्यावरण के खिलाफ जिस तरह से क्षति पहुंचाई जा रही है, तो ये कुल मिला के ये ऐसी सरकार है जो महिला सुरक्षा की बात करती है। और महिलाओं को देखिए ना, राम रहीम को इन्होंने फ्री कर दिया। अब देखिए सोनम वांगचुक को जेल और उस हत्यारे, उस बलात्कारी को बेल। माने आप वोट के लिए कहीं चले जाओगे? कल इनके मंच पर एक बलात्कारी खड़ा हुआ था। ये वोट के लिए कहीं चले जाएंगे, कुछ भी करेंगे। ये वो लोग हैं, ये देश को बांटने वाले लोग हैं। असहयोग आंदोलन में मैं गांधी की बात कर रहा था, इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने अंग्रेजों को कहा कि अंग्रेजों के साथ ये मिले थे। इन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया, असहयोग आंदोलन हो या फिर अंग्रेजों का जो विरोध था। और ये सबसे बड़े देशभक्त अपने को बताते हैं, सर्टिफिकेट बांटते हैं दूसरों को, कहते हैं देशद्रोही है। हकीकत में देशद्रोही यही है, क्योंकि देश को हर वो बांटने वाला काम ये कर रहे हैं। पहले हरियाणा में कहा कि किसानों की आय दोगुना कर देंगे, हालत ये हुई कि टुकड़े टुकड़े कर दिया। 732 हमारे बड़े बुजुर्ग बूढ़े युवाओं की जान ले ली। 1 साल से ज्यादा वो मतलब आंदोलन चला। हालत ये हुई कि हमारे
किसान मतलब अभी भी किसान बॉर्डर पे है, उनको अपने ही राज्य अपने ही देश की राजधानी में घुसने तक नहीं दिया। आप उनका दर्द सोचिए, जब ये सरकार जाएगी तो उनको फिर उनकी बातें आप जानिएगा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे बोलते हैं। मीडिया की वजह से उनको खालिस्तानी तक कहा गया, उनको अपराधी कहा गया। एक तो उनकी एक मुंहफट बदतमीज उनकी एक बताइए, वो सांसद भी है, वो कहती है कि बलात्कार होते थे वहां। मतलब इस तरह की चीजें हैं। इनके लोगों के जबान पे कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कुछ भी बोलता है। इनका एक एमएलए था यहाँ का, ये लोनी का, ऊट पटांग बातें, आरोप लगाना, मारपीट करना, जाके दंगा भड़काने की कोशिशें करना, किसानों पर आरोप लगाना कि हत्याएं हो रही हैं, कि बलात्कार हो रहे थे। कितने बलात्कार हुए? आंकड़े क्यों नहीं देती है कंगना रनौत? क्यों नहीं बताती है कि कितनी हत्याएं हुई? ये क्यों नहीं बताती कि क्यों 732 किसानों की उन्होंने जाने क्यों गई उनकी? ठंडे में, गर्मी में, बरसात में एक बार उस सड़क पे बैठ के रात भर देखे? ये सांसद है इनके, केवल और केवल इनकी मीडिया, झूठ के नैरेटिव और बेकार की बातें, जिससे इनका कोई सरोकार नहीं, इनका कोई देश से सरोकार नहीं है। ये केवल और केवल सूट बदलने वालों की सरकार है, कपड़े बदलने वालों की सरकार है, झूठ बोलने वालों की सरकार है। अभी देखिए ना, हरियाणा में जाके वो कह रहा है कि राहुल गांधी के, एक इनका सांसद पहले मंत्री था हिमाचल का, वो कह रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक पर्चा घूम रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें कांग्रेस, एक्चुअली उसको बनवाया बीजेपी ने। बीजेपी की राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, जांच क्यों नहीं करते कि उस पर्चे को किसने छपवाया है? उसमें लिखा हुआ है कांग्रेस की पार्टी प्लाट देगी और क्या देगी भगवान जाने। वो घूम रहा है पूरा सोशल मीडिया पे। ये अफवाहबाजों की पार्टी है, अफवाहबाजों का काम है ये। अफवाहबाजी को छोड़ के ये जातिवादी लोग हैं। उत्तर प्रदेश में जो नंगा नाच हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश में एक बैंक में 40 लाख लूट लिए गए बंदूक की नोक पर। रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, कोई पूछने वाले नहीं। ये झूठे लोगों की सरकार है, जातिवादियों की सरकार है। और अब देश को अब बचाना है तो लोगों को अपना एक जो तार्किक लोग हैं, जो प्रगतिशील राजनीति कर सकते हैं, उनके साथ आना होगा और उनके विचारों मैंने उनसे जुड़ना होगा। और राहुल गांधी उसमें कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, सामाजिक न्याय यात्रा हो, या फिर उनका उनका जो अप्रोच है, उनकी जो विजन है पॉलिटिकल, कि सबको हम न्याय देंगे, श्रमिकों को न्याय देंगे, किसानों को न्याय देंगे, युवाओं को न्याय देंगे। जिस तरह से उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान में काम किया, जिस तरह से उन्होंने मजदूरों के लिए, जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, उनका जो कनेक्ट है। अब मोदी बहुत पीछे छूट गए हैं। चाय बनाने वाले का नैरेटिव, गरीब के बेटे का नैरेटिव, झूठ मूठ के ओबीसी का नैरेटिव। 1999 में इन्होंने अपनी जाति को, मोड़घाची तेली को गुजरात में ओबीसी लिस्ट में शामिल करवाया। ये ओबीसी भी नहीं। तो ये सब बेकार, एक बहुत ही हिसाब किताब से कितना पढ़ाई लिखाई, दूसरों को कहते हैं चौथी पास, 9वीं फेल, सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, अपनी डिग्री का कोई पता नहीं है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस आज तक कोई सब्जेक्ट नहीं है। आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय से क्लेम करते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने डिग्री दी, ना आरटीआई का जवाब दिया। तो ये आप सोचिए, झूठ की अगर लिस्ट बनाएंगे तो लोग जो कहते हैं सोशल मीडिया पे कि भारतीय झूठ पार्टी, इससे बड़ी झूठ वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती। और रही बात हरियाणा की, मैं एक दो मिनट बात करके छोड़ दूंगा, क्योंकि हरियाणा की स्थिति ये है कि युवा परेशान है, पहलवानों की दुर्दशा आपने देखी, जिन्होंने देश का गौरव कभी बढ़ाया, उनको सड़कों पर घसीटा गया। चाहे वो लड़कियां थी, बलात्कारी इनके बगल में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है, मेडल नहीं मिला बेटी को, वो कमेंट पर कमेंट दिए जा रहा था। इनका जो चीफ मिनिस्टर था मनोहर लाल खट्टर जो थे, लोगों का मजाक उड़ाते थे, वो किसानों का मजाक उड़ाते थे। तो अब इन लोगों को समझ में आ रहा है जिस तरह से, और इन लोगों का टूल बस यही है कि उन पार्टियों के लोगों को तोड़ो, पैसे के दम पर कैसे मतलब कैसे कुछ करके। माधवी बुच की कहानी देखिए, पूरा साफ का साफ लेटरल एंट्री से उनको सेबी का चेयरपर्सन बना दिया जाता है। उन कंपनियों में भी उनके शेयर हैं, सिंगापुर की जिस कंपनी में वो पहले थी वहां भी शेयर है, पूरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जम के लूट मची हुई है, कुछ बाकी नहीं है इस देश में। अभी आपने अगोरा की क्यों, निर्मला सीतारमन ने जिससे बां ऐठ के ईडी का दुरुपयोग करते हुए, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते हुए, सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए, एक्चुअली ये देश के जनमत को गाली है। और लोगों को समझना होगा कि ये किस तरह से ब्लैकमेल वाली जो पॉलिटिक्स है, उसका अंत बहुत करीब है। और जनता धीरे धीरे समझ रही है। हरियाणा से शुरुआत है, ये आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर भी तैयार है, आज वहां अंतिम चरण की पोलिंग हुई है। झारखंड और महाराष्ट्र में कहते हैं एक वन इलेक्शन
वन नेशन वन इलेक्शन, 4 इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। बेकार के जुमले, इनको उन चीजों में लोगों को फंसाए रखना है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 3 तलाक। अरे भाई, तुम पहले स्त्रियों के खिलाफ जो अपराध हैं उनको रोक के दिखाओ ना, बलात्कार रोक के दिखाइए। आप बात करते हैं बड़ी बड़ी 3 तलाक की बात कर रहे हैं। क्या महिलाओं ने मांगा है? मुस्लिम महिलाओं ने कोई आंदोलन किया है? वो आंदोलन कर रहे थे सीए एनआरसी का, क्यों नहीं गए वहां एक बार भी? देखिए आतमजीत सिंह जी, थोड़ा सा मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया, ठीक क्षमा ठीक है, ठीक करिएगा। है। आप लेकिन जो बात कर रहे हैं वो बातें सच लेकिन हैं। मैं लेकिन एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, संदीप जी, मैं एक चीज जोड़ना जी चाहता हूँ। ओबीसी बेल्ट है अहिरवाल क्षेत्र, जो 11-12 सीटें आती जी हैं। जी 2014 से जब भी चुनाव हुए विधानसभा के, हमेशा सक्सेस मिली हरियाणा को। आज तक कोई चीफ मिनिस्टर उन्होंने अहिरवाल क्षेत्र से नहीं बनाया। इस दफा अहिरवाल क्षेत्र में आप क्या देखते हैं? इन 11-12 सीटों में एक जगह तो ये रावदान सिंह ने, राव इंद्रजीत सिंह, माफ कीजिएगा, अपनी बेटी को अटेली से खड़ा किया है। वहां पर अमित शाह साहब भी गए, आपके कुछ सीटों, खट्टर मैं साहब समझ भी गया गए। सवाल क्या आपको। कुछ सीटों पे सर ऐसा है कि कुछ सीटों पे इनका असर रहेगा, लेकिन इनको वो सफलता नहीं मिलेगी। कारण उसका जान लीजिए। कारण ये है कि इलेक्शन परसेप्शन से होते हैं। ये चुनाव बहुत पहले तय हो चुका है। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तभी लोग धीरे धीरे मन बना रहे थे, और ये कोई 2 महीने 3 महीने के उनका मामला नहीं है। अहिरवाल में भी ऐसा नहीं कि हर अहिर बहुत ही अमीर है, और वहां के जो लाभ लेने वाले लोग हैं उनसे कोई नीचे के लोगों का लाभ नहीं हुआ है। तो वहां भी बेरोजगारी का मुद्दा है, वहां भी किसानों की फजीहत है, वहां भी महिलाओं की फजीहत है, वहां भी हर वर्ग के लोग परेशान है उनके घरों में। उसमें उसमें उस क्षेत्र में उस जाति में कुछ ही लोग हैं जो अमीर हैं। वही परसेप्शन, वो परसेप्शन भी फेल है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, 10 साल में लोग थक चुके हैं इनके झूठ से परेशान। मैंने झूठ गिनाया तो आपको, झूठ पर झूठ, झूठ पर एक किताब लिखी जा सकती है। बीजेपी का झूठ टाइटल से एक किताब लिखी जा सकती है, रेफरेंस के साथ वीडियो बनाए जा सकते हैं 10 घंटों के। तो ये हालत है। अहिरवाल में इनको सफलता नहीं मिलेगी जो पिछली मिली थी पिछली बार। हो सकता है वो कहां तक जाएगा, हो सकता है ये 4 पे सिमट जाए, 5 पे सिमट जाए, लेकिन आधा कांग्रेस जीतेगी। ये मुझे लगता है, ये मेरा मानना है। मैं दोबारा जुड़ूंगा। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आपने जो बातें बताई बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और उसमें हमें देखना भी पड़ेगा कि मोदी जी अभी तक आर्टिकल 370 की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 3 तलाक की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, पर हरियाणा में 2 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी, इसके बारे में बात नहीं करते। हरियाणा में इस समय गरीबी लोग रेखा से नीचे कितने लोग हैं, लाभार्थी वर्ग क्या है, उसकी बात नहीं करते हैं। हरियाणा में कितने स्कूल खुले, कितने टीचरों की नियुक्ति हुई, उसकी बात नहीं करते हैं। पहलवान बेटियों के साथ जो यौन शोषण हुआ, उसके केस का क्या हुआ, ये उसकी बात भी नहीं करते हैं। आवेश तिवारी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं संतोष धाहिया जी को पहले ले लूं, और उसके बाद मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा। संतोष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, किसान आंदोलन में आप बहुत सक्रिय थी, और आप जो महिला खाप पंचायत है उसकी भी आप अध्यक्ष हैं, और तमाम लोगों से, और आप बुद्धिजीवी भी हैं क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोट पड़ने वाले हैं। किसानों को बीज समय पे नहीं मिलता, खाद समय पे नहीं मिलती, कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। जिस 24 फसलों का ढिंडोरा खट्टर सरकार पीटती रही, आज खट्टर साहब ही आपके जीटी रोड के सारी इलेक्शन मीटिंग से गायब हो गए। आज प्रधानमंत्री मोदी की जो मीटिंग थी उसमें खट्टर साहब का ना आता था, ना पता था, ना उनका पोस्टर था। तो भाजपा मान चुकी है कि एमएल खट्टर की सरकार में 9.5 साल सुशासन नहीं हुआ, कुशासन हुआ है। गंदे पानी की बौछारों का हिसाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना है। रास्ते में सीमेंट की जो दीवारें पड़ी उसका हिसाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना है। सड़क पर जो कीले गाड़ी गई उसका हिसाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना है। शुभकरण सिंह को गोली किसने मारी, इसका हिसाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना है। और जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और किसानों पर फर्जी मुकदमे किए गए, उसका भी। और पहलवान बेटियों के साथ तो जो हुआ वो दुनिया ने देखा। अब जुलाना में आज जो विनेश फोगाट वहां इलेक्शन लड़ रही है, पूरी हरियाणा की महिला सुरक्षा का मामला है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, किसानों के मामले में और महिला सुरक्षा के मामले में? आतमदीप जी, सबसे पहले तो आपको, पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, 9.5 साल जो खट्टर जी रहे प्रदेश के मुखिया बन के, उन्होंने उस वक्त भी हरियाणा के लोगों को बार बार लज्जित किया। उन्होंने कहा हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर कमजोर होते हैं, और वास्तव में ये माना, हम भी ने भी माना कि हम कमजोर हैं, इसीलिए हमने दूसरी टर्म उनको दी। अदरवाइज पहली टर्म में ही उनको बाहर कर देना चाहिए था। लोगों ने दूसरी टर्म उसको उनको दी, लेकिन
इन 9.5 सालों में उन्होंने इस हरियाणा के लिए एक डक्का तक नहीं तोड़ा। केवल उन्होंने इतना किया कि जो 70,000 करोड़ का हमारा जो हमारे ऊपर कर्ज था, वो कम से कम 4 गुना वो बढ़ गया। और आज जो हालात हैं वो ये हैं कि इनसे कोई पूछे कि वो पैसा क्यों बढ़ा, वो कर्ज क्यों बढ़ा, इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, इन्होंने कोई एम्स नहीं खोला, इन्होंने कोई दूसरी सुविधाएं नहीं दी, कोई डैम नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। तो हमारे ऊपर वो कर्ज इतना क्यों थोप कर जा रहे हैं ये लोग 10 साल में? हमारे किसान सड़कों पे बैठ के 750 किसान शहादत दे देते हैं, ये लोग सड़कों पे दीवार खड़ी कर देते हैं। उस दीवार का हिसाब तो देना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे तो संदीप जी ने इतना डिटेल में चीजें रखी हैं, और उनको देखकर, उनका जो आक्रोश था उसको देखकर मैं महसूस कर रही थी कि हरियाणा का हर व्यक्ति में ये आक्रोश है। क्योंकि उन्होंने जब किसान अपना अधिकार की बात कर रहे थे, उनको 13 महीने तक सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर किया। कोई भी व्यक्ति अपने घर बार को छोड़कर, काम धंधे को छोड़कर 2 दिन नहीं बैठ सकता कहीं, लेकिन 13 महीने वो लोग बैठे। 750 किसानों की शहादत के ऊपर इनकी एक वो बेहया सी महिला जो ये बोलती है कि वहां बलात्कार होते थे और किस मतलब लोगों को मार के उल्टा लटकाया जाता था। कैसी वो भाषा का प्रयोग करती है। उनसे ये नहीं कोई पत्रकार पूछता है कि भाई तुम बताओ तो बलात्कार हुए थे, उनकी कोई डिटेल तो होगी, किसके बलात्कार हुए, किसको मारा, आप बताइए तो। मतलब 750 किसान मर गए, वो ये कहते कि वहां ये सब होता था। मतलब लानत है इन लोगों के ऊपर कि एक शब्द ये लोग बोल नहीं रहे। उसके बावजूद इन्होंने जुमले के साथ उन किसानों को उठाया, झूठा आश्वासन दिया कि हम तीनों कानून वापस तो ले ही रहे हैं और एमएसपी देंगे। उसके बाद इन्होंने एमएसपी नहीं दिया। उसके बाद दोबारा से किसान धरने पर बैठे और आज तक धरने पर किसान बैठे हैं। जब दोबारा धरने पर बैठे तो इन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें सड़क पर खींच दी। मतलब कोई चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ी है हमारी सड़कें। वहां पर सरकार के द्वारा दीवारें खड़ी करना, कील गाड़ना, बड़े बड़े पत्थर, बैरिकेड्स तो एक थोड़ी देर के लिए कुछ होता है, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों से बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर दिया। और ड्रोन से जिस तरह से हमले हुए हैं, अगर ये इतने दिलदार हैं तो क्यों नहीं वो चाइना 3000 किलोमीटर तक अंदर घुस गया, उनको क्यों नहीं भगा रहे? कितने गांव कब्जे में कर लिए उन्होंने, वहां क्यों नहीं ये ड्रोन से हमले करते? वहां तो ये सांस नहीं निकाल रहे, वहां तो ये बोलना भी पसंद नहीं करते। हमारी बहू बेटियों के साथ आज क्या हो रहा है उसके लिए तो इनके पास शब्द नहीं है। मणिपुर आज तक जल रहा है, किस तरह से एक शहीद की बेटी को बेइज्जत करके सैकड़ों की संख्या में बलात्कार किया जाता है, नंगी सड़कों पर घुमाया जाता है। ना वहां के मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, ना देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, ना कोई गृह मंत्री कुछ कहता है। मतलब संज्ञान ही नहीं लेते। ये सबसे बड़ा दुखद मामला है कि संज्ञान ही नहीं लेते। चलो क्राइम हुआ कहीं, उसके बाद कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करेंगे, लेकिन ये नहीं करते हैं। यहाँ हरियाणा का संदीप सिंह जो खेल मंत्री थे, उनके बारे में आपको मालूम है, जब खट्टर जी से पूछा गया कि भाई इतना बड़ा एलिगेशन इनके ऊपर लगा है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, बोले कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मंत्री पद नहीं जाएगा। और वो वैसे ही बने रहे। और उस लड़की को इतना सताया गया, वो रेंट के उसमें मकान में रहती थी, उनका घर खाली करवाया, उसको पीछा किया कुछ लोगों ने, उसको डराया धमकाया, पैसे से उसको खरीदने की कोशिश की। और उसके बावजूद जब वो लड़की नहीं झुकी, नहीं डरी, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज वो केस लड़ रही है अपना। तो मतलब सरकार नाम की चीज तो जीरो है ना। मतलब मुखिया तो उन लड़कियों का, मतलब प्रदेश की जो लोग हैं, जो जन हैं, उनका तो पिता के समान होता है मुखिया, कि वो जाकर वहीं तो बात करेंगे। वो लड़की रोई है, गिड़गिड़ाई है, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे पहलवान बेटियों की मैं बात करूं, किस तरह से इनको घसीटा गया, और घसीटा ही नहीं गया, इनकी एक एफआईआर दर्ज करने के लिए इन्होंने मतलब इतने दिनों तक बैठना पड़ा। इनको भी झूठा आश्वासन दिया। जब इन्होंने पहली बार वहां पर बैठना शुरू किया तो इन्होंने कहा था कि कोई भी पार्टी या कोई भी सोशल लोग भी ना आए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। क्योंकि उनको विश्वास था कि प्रधानमंत्री तुम्हें खुद जानते हैं, और वो खुद तो जैसे ही हम बैठेंगे वो हमारे पास आएंगे, हमसे पूछेंगे बेटा क्या समस्या है, और उसका समाधान वो कर देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पहले उनको आश्वासन दिया कि तुम जाओ घर और हम संज्ञान लेंगे। उसके बाद वो चली गई, और जब कुछ भी नहीं हुआ तो वापस उनको धरने पर बैठना पड़ा। और जब धरने पर दोबारा बैठी तो उनके साथ जो जो हुआ वो पूरे देश ने ही नहीं, पूरे वर्ल्ड ने देखा। और जो इंटरनेशनल जो मीडिया है, उन्होंने किस तरह से देश की किरकिरी उन लोगों ने अपने चैनल्स के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों ने दिखाया कि इतने बड़ी स्टार खिलाड़ियों के साथ देश में क्या हो रहा है। और उनको इंटरवीन करना पड़ा और उन्हें रोकने की कोशिश भी करनी पड़ी। वो आज वो लड़कियां अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। क्या एक
मुखिया की ये जिम्मेदारी है कि कोई लड़की ये कहे कि मेरे साथ शोषण हुआ है, मानसिक या शारीरिक, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो संज्ञान ही ना ले, उन लड़कियों के टेंट उखाड़ दें, उन लड़कियों को रोके, उनको घसीटे, उनको पुलिस के द्वारा पिटवाएं, उनके बाल फाड़ दिए, कपड़े तक फाड़ दिए, उनको कोई सुविधा नहीं दी, पानी तक की उनको सुविधा नहीं थी, बारिश हो गई थी, टेंट ऊपर से टपक रहा था तो उनको गद्दे तक नहीं दिए थे, और गद्दे जब वो लेने गई तो उन्होंने एक जो लड़का था वहां पर उसका सिर फोड़ दिया था। इतनी घिनौनी हरकत ये लोग कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये बच्चे जब मेडल वहां प्रधानमंत्री जी के पास वहां दरवाजे पर रख के आते, तो कोई भी किसी के घर में अगर आप जाओगे, दरवाजे पर अगर कोई आता है तो आदमी वैसे ही शर्मसार हो जाता है कि कितना तुम इनको लज्जित होगे, लेकिन इनको तो जरा भी शर्म नहीं आई, उसके बावजूद नहीं आई। वो लड़कियां गंगा तक चली गई कि मेडल को वहां बहा देंगे, हम गंगा मैया के प्रति उनके में समर्पण कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद आप देखो ना कि क्या हो रहा है। कोई मतलब ना इनका जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है ना वो बोलता है, ना दूसरा कोई सरकार का कोई आदमी बोलता है, ना किसी की जिम्मेदारी है, ना कोई जिम्मेदार बनता है। जितनी महिलाएं सिलेंडर के गैस के 2 रुपए बढ़ते थे तो ये सर पे वो धर के नाचती थी वो समृद्धि ईरानी, सिलेंडर की जी। महंगाई होगी, सिलेंडर लोग कैसे मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी थी उसने कि अगर तुम आतंकवाद को नहीं रोक सकते तो चूड़ियां पहन लो। आज आतंकवाद हर रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। पुलवामा में हमारे कितने लड़के शहीद हो गए, शहीद क्या हो गए, मरे हैं बेचारे, शहादत का तो उनको दर्जा ही नहीं है। वो मर गए, आज तक इंक्वायरी नहीं है। रोज कहीं-कहीं आप देखो रोज शहीद हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी यही हाल है। तो हालात इतने खराब हैं हरियाणा में, महँगाई, बेरोज़गारी, हर रोज महिलाओं की लुटती इज़्ज़त, इस इन सब को देखकर कोई भी व्यक्ति इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब तो हालात ऐसे हैं आतमजीत जी कि बिल्कुल मुझे तो ऐसे लगता है कि 20 का आंकड़ा भी बीजेपी शायद पार कर ले तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जो जीटी रोड बेल्ट थी इसमें 2014 में 23 में से 21 सीट इनको मिली थी। लेकिन राहुल जी ने जिस तरह से जो अपनी यात्रा का रूट बनाया, जीटी रोड बेल्ट को उन्होंने कवर किया, और खासकर उसमें उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, वो बहुत जबरदस्त है, सोचने के हैं, समझने के हैं कि उन्होंने उन युवाओं के लिए बात की, जो युवा आज बेरोजगारी के कारण विदेशों में भाग रहे हैं, बेचारे अपने घर परिवार को, बच्चों को छोड़ के, रोता बिलखता छोड़ के। जो आपने वीडियो देखी होगी, जो करनाल की जो वीडियो आई जी, है अमित घोगड़ीपुर गाँव का से, अमित वो मुखर्जी का। कितनी मार्मिक है, किस तरह से बच्चे अपने पापा को देखकर रो रहे हैं। और राहुल का जो एक इमोशनली कनेक्ट जो उनके साथ हुआ, राहुल जी ने ये कहा कि तुम्हारे पिताजी से मैं मिल के आया हूँ और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे पास भेजा है। और उनकी माँओं के जब आँसू गिरे थे, राहुल ने अपना कंधा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये कनेक्टिविटी लोगों के साथ उन्होंने की और लोगों को बता दिया कि जो लोग विदेश में जा रहे हैं, उनको चक्रव्यूह में फँसने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको अर्जुन बनाएँगे, उनको अभिमन्यु नहीं बनाएँगे ताकि वो चक्रव्यूह से निकल सके। चक्रव्यूह को भेदने का वो उनके पास गुर होना चाहिए, हम वो करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये जो जीटी रोड बेल्ट है आतमजीत जी, पंजाब के बाद इसी रोड पर सबसे ज़्यादा विदेश में बच्चे जा रहे हैं, डंकी के थ्रू भी जा रहे हैं। बहुत सारे लड़कों के साथ हादसा हो जाता है। मेरे यहाँ कुरुक्षेत्र के आस-पास कई लड़के मर गए हैं, जिनके केवल एक लड़का था, पिता भी नहीं था, ज़मीन बेच के वो लड़का जा रहा था और लड़का भी डंकी के थ्रू नहीं बच पाया, ज़िंदा नहीं बच पाया। तो ये कनेक्टिविटी की, उन्होंने बेरोज़गारी की बात की, उन्होंने महँगाई की बात की, उन्होंने किसानों की बात की, उन्होंने पहलवान बेटियों की बात की। वहीं जब प्रियंका जी ने बात की तो उन्होंने महिलाओं को जिस तरह से आह्वान किया और जिस तरह से महिलाओं की बात उन्होंने रखी कि अब त्योहार के दिन आ रहे हैं, आप किस तरह से मार्केट में जाएँगी तो आप कैसे खरीदारी करेंगी? अपनी जो आपकी इच्छाएँ हैं, जो आप खरीदना चाहती हैं, उनमें से आपको आधी लिस्ट में से चीज़ें काटनी पड़ेंगी क्योंकि आप नहीं खरीद पाएँगी। तो वो जो एक कनेक्टिविटी थी जो हर रोज़ महिलाओं के साथ होता है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए वो जाती हैं, लेकिन थोड़ी-सी चीज़ जब वो ले लेती तो उनका बजट खत्म हो जाता है और उनको खाली हाथ वापस घर आना पड़ता है। तो उस चीज़ को जो प्रियंका जी ने उठाया है, सच में ये काबिल तारीफ़ है। और जो प्रियंका की और जो राहुल की जो ये यात्रा है, सच में ये बहुत बड़ा गुल खिलाएगी और बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है ना लोगों पर पड़ा है, क्योंकि ये वो मुद्दे उठा रहे हैं जो वास्तव में लोगों के उठाने चाहिए और जो उठने चाहिए, जो इनको 10 साल में करना चाहिए था, इन्होंने किया नहीं है। लेकिन आज 10 साल की सत्ता के बाद भी अगर वो लोग जब आते हैं वोट माँगने, वो एक काम नहीं गिनवा पा रहे कि हमने ये किया,
तो हमें वोट दीजिए, हम नोटबंदी की तो हमें वोट दीजिए। क्या मतलब उन्होंने सही कहा, इज़राइल में हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हैं और ढोल नगाड़ों से कहा कि वहाँ तुम भर्ती हो सकते हो, तुम्हें नौकरी दी जा रही है। अरे डूब मरो, हरियाणा का बच्चा स्किल्ड है, हरियाणा का बच्चा होनहार है, हरियाणा का बच्चा फौजी है, सैनिक है, हरियाणा का बच्चा खिलाड़ी है, उनको तुम इज़राइल में मरने के लिए भेज रहे हो। और वहाँ से काफ़ी सारे बच्चे वापस आ गए। मैं भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो वहाँ पर युद्ध को उनको लगा कि यहाँ तो केवल मर सकते हैं हम, बाकी कुछ नहीं है, और वो बच्चे वापस आए हैं। तो आतमजीत जी बहुत ही अ, हालात खराब हैं बीजेपी के लिए, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस समय कुछ भी चाहिए कुछ भी कर ले, क्योंकि ये नैरेटिव सेट करते हैं धर्म की, जाति की। पहले 5 साल में इन्होंने जाट बनाम नॉन जाट किया। अब इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। मेवात में इन्होंने जिस तरह से हिंदुओं को चला दिया, वो तो हम लोग शामिल हुए, हम लोगों ने इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ने दिया, रोक दिया उसको वहीं, और इनको कह दिया कि खबरदार अगर इन मेव भाइयों की तरफ आँख उठा के देख भी लिया तो पहले हम खड़े हैं, खाप पंचायतें खड़ी, उसके बाद तुम आना। तो उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कोशिश की है, और जो किसान है वो परेशान है, आप देख ही रहे हैं, हर रोज महिलाएं लुटती बेटियों की इज्जत, उसको तो कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मतलब जो खिलाड़ी बेटियों के साथ किया वो तो एक अलग बात है, उसके अलावा जो हर रोज 2 बलात्कार होते हैं, डकैत, फिरौती, मतलब ये तो बिल्कुल हरियाणा में ऐसे कॉमन हो गए, कत्ल ऐसे कॉमन हो गए, पता लगता है न्यूज़ में सुबह कि वहाँ पर भी 4 मार दिए, वहाँ पर भी 2 मार दिए, वहाँ पर ये डकैती होगी, वहाँ प्रिंसिपल को मार दिया, वहाँ इसको मार दिया। मतलब ये बड़ी कॉमन चीज़ें हो गई, वहाँ ये बलात्कार हो गया। तो क्या करेंगे लोग? गरीब हैं, उनके लिए कुछ बचा नहीं है। 5 किलो अनाज के ऊपर ये लोग वोट हथियाने की कोशिश करते हैं। तो आज बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल रहा है आतमजीत जी हरियाणा में, बहुत मुश्किल। जी। जी, आपने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। एक तो ये कि उन्होंने राहुल गांधी ने ये भी कहा जो हमारे हरियाणा का युवा है, वो अभिमन्यु नहीं अर्जुन है, और वो मोदी जी का जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ने की पूरी क्षमता रखता है। जो डंकी वाली आपने बात की, उन्होंने एक बात और की कि फिरौती के लिए भी लोगों को फ़ोन आते हैं हरियाणा में, और फिरौती के फ़ोन जो फ़ॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, इसमें सरकार का ही कुछ हिस्सा है, क्योंकि सरकार के कहने पर ये सब हो रहा है, अदरवाइज़ ये होना मुनासिब नहीं है कि ऐसा हो सके। और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि जो अडानी और अंबानी और अरबपतियों का जो सब कुछ है वो अग्निवीर योजना जो है उन्होंने अडानी से कनेक्ट की, कि इजराइल से वेपन्स इंपोर्ट होते हैं, उसमें अडानी की स्टैंप लगती है, फिर सरकार उसको खरीदती है, सारा डिफेंस एक्सपेंडिचर उन इक्विपमेंट्स को खरीदने में जा रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है। इसीलिए अग्निवीर स्कीम लाई गई है ताकि तनख्वाहें और पेंशन ना देनी पड़े। इसका सीधा सीधा जो लिंक है वो उनके साथ है। और अंबानी की शादी का भी उन्होंने जिक्र किया कि 15 साल आपने देखा अंबानी के लड़के की शादी हुई, कौन कौन पहुंचा। मोदी जी को तो अगर फोन जाएगा तो उनको उनका प्रोटोकॉल है, उनको जाना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। और कहने लगे कि मैं देखिए वहां था कि नहीं था, तो जो वहां खड़ा था उसको देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये क्या बात है। अब मैं आवेश जी के पास आता हूं। आवेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अब 8 तारीख को 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को रिजल्ट है, अब ज्यादा समय बचा नहीं है। सबने अपनी पूरी हिम्मत और पावर झोंक दी है। राजनाथ सिंह भी वहां पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ भी काफी सारी मीटिंगें कर रहे हैं, अहरवाल क्षेत्र में भी थे, आज उनकी 2 मीटिंगें और लगी थी। उसके अलावा राजनाथ सिंह की भी मीटिंगें लगी थी, मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल के साथ वहां पहुंच गए हैं। राहुल गांधी कहते हैं ये जितनी भी टीम ABCDE है, ये भारतीय जनता पार्टी को असिस्ट करने के लिए और वोट कटवा के लिए ही है, पर हरियाणा की जनता जान चुकी है मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। ये जो बैटल लाइंस ड्रॉ की राहुल गांधी ने, पहली बार हमने राहुल गांधी को इस रूप में देखा। आपकी क्या टिप्पणी है पहली, और फिर मैं आपसे इलेक्शन के मुतालिक बात करूंगा। आपका म्यूट है माइक, अनम्यूट कर लीजिए, मैं कर देता हूं। दर्शकों को मेरा नमस्कार। आत्मजीत जी आपको भी मेरा नमस्कार। दया मैम को भी मेरा नमस्कार। आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे बता दूं कि अगर यह संकल्प यात्रा नहीं भी निकलती तो कांग्रेस आसान जीत हासिल कर लेती। ये संकल्प यात्रा सीटों में बढ़ोतरी कर रही है, व्यापक बढ़ोतरी कर रही है। और एक बात यह जरूर है कि इस यात्रा से जो कांग्रेस का विजय रथ है वो उड़ने लगा है, उसके पहले वो दौड़ रहा था, ये फर्क आया है। एक बात। दूसरी बात,
आपने अभी बात की योगी आदित्यनाथ की, राजनाथ की बात की, मोदी की बात की। आश्चर्य देखिए, भाजपा के सभी बड़े नेता उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पे भाजपा मजबूत समझी जाती थी। योगी आदित्यनाथ पंचकुला में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, राजनाथ कुरुक्षेत्र गए थे, मोदी भी कुरुक्षेत्र हो आए, सोनीपत हो आए मोदी जी। तो ये वो सीटें हैं जहां पर मैं अपने सर्वेक्षण में भी, अपने यात्रा में भी, मैं जहां बीजेपी को मजबूत सोच रहा था वहां पर बीजेपी रैली करने की कोशिश कर रही है, और जहां पे वो कमजोर है वहां जाने से हिचक रही है। माने सोचिए कि लाडवा जहां से नारायण सैनी खड़े हैं, अमित शाह गए तो जनता को सीधे सीधे कहना पड़ा कि मैं तो आपको मुख्यमंत्री दे रहा हूं। सारी संभावनाएं खत्म कर दी अमित शाह ने किसी और के मुख्यमंत्री होने की। तो कुल मिला करके बीजेपी ये गेम हार चुकी है। और आत्मजीत जी नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा के तमाम बड़े नेता, स्टार प्रचारक जो घोषित किए गए थे, सारे के सारे इस समय झारखंड में है। शिवराज सिंह चौहान झारखंड है, अनुराग ठाकुर झारखंड में है, तमाम बड़ा, राजनाथ भी झारखंड ही थे। बुला लिया गया, लेकिन राजनाथ जानते हैं कि अब हमारा कोई अस्तित्व यहाँ पे नहीं है। यहाँ तक कि बहुत संभावना थी कि अरुण यादव को बुलाएंगे यहाँ पे, सॉरी भूपेंद्र यादव को, उनको भी नहीं बुलाया कि बुला करके थोड़ा हिरवाल में कुछ घुमा फिरा लेते। भाजपा का कैंपेन तमाम पैसा खर्चा करने के बाद जिस एजेंसी को लगाया है, वो एजेंसी चुनाव जिताऊ रही है, लेकिन उस एजेंसी का के लोग मुझसे कल बात हो रही थी, कह रहे थे कि हमने इस अप्रत्याशित हार की कल्पना नहीं की थी। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिस गहरे आत्मविश्वास में है और जो कह रहे हैं, मैंने कल कहीं पर कहा था कि जब जूलियस सीजर जो है सेनापति था रोम का, जब उसने सबसे पहली जीत जो हासिल की थी स्पेन की थी, मुस्कुराते हुए गया स्पेन और जीत गया। तो उसने इंग्लिश में जो कहा दर्शकों को हिंदी में बता रहा हूं, उसने उस वक्त देखते ही कहा स्पेन की जीत के बाद कि मैं आया, मैंने देखा और मैं जीत गया। ये कालजयी बन गया उसका ये वाक्य विक्ट्री का, आई कैम, आई सा, आई कंकर्ड। और कल जब राहुल बोल रहे थे नारायणगढ़ में और आज जब सभा को संबोधित कर रहे थे, मुझे लग रहा था जूलियस सीजर की आत्मा उनके भीतर आ गई। वो आदमी जीत को एंजॉय कर रहा है, उसके भीतर जीत बने। अब वो विक्टोरियस, उसमें साफ साफ वो जब कहता है कि मैं मोदी जी से नफरत नहीं करता, जब मैं आता हूं तो मोदी जी चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ करके, वो जान गया है कि ये वो जो इक्वेशन है जिससे इन कट्टरपंथी नेताओं के जुबान पे ताला लगाया जा सकता है, जिससे वो भयभीत होते हैं, वो चाबी राहुल गांधी के पास आ गई है, जिसका इस्तेमाल वो बखूबी कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी नड्डा जी के उस बयान के खिलाफ नाम न लेते हुए भी बार बार कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल जो है वो बीजेपी के साथ है, क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ है। उनका साफ कहना है, जिसमें वो इनेलो की बात भी कर रहे हैं, बीएसपी की बात भी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात भी कर रहे हैं, जेजेपी की भी बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर कट उनका वो है कि लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। अब क्या है, अच्छा सबसे बड़ी बात ये हुई कि बहुत चर्चा थी झगड़े की, शैलजा के, भूपेंद्र हुड्डा के। राहुल ने बड़ी अच्छी बात आज कही कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता बब्बर शेर है, क्या बब्बर शेर आपस में लड़ते नहीं है? संतोष जी बहुत अच्छी बात कही कि बब्बर शेर के आपस में नहीं लड़ते हैं। परिवार में क्या लड़ाई नहीं होती है? परिवार में भाई भाई आपस में नहीं लड़ते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत प्यार करते हैं, दिन भर साथ में खेलते हैं, शाम को लड़ लेते हैं आपस में। तो वो बड़ी बात नहीं है, वो कांग्रेस के भीतर का डेमोक्रेटिक कल्चर है।
और हाथ मिलवा दिया, सारे मन साफ हो गए। आप देखिएगा बड़ी आसानी से मुख्यमंत्री बन जाएगा इनका। कोई हो सकता है कोई नया चेहरा आ जाए, कोई शिकायत नहीं होनी, कोई इसमें आश्चर्य नहीं करना, किया जाना चाहिए। राहुल गांधी लोगों को समझा। अभी आपको एक घटना बताऊं आत्मजीत जी, संतोष जी आप भी सुनिएगा। इन्होंने, राहुल गांधी ने युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है वो जम्मू कश्मीर का, जम्मू का एक लड़का है। तो उसको लेकर के बहुत नाराजगी थी तमाम युवा नेताओं में। उसके बाद जिस नेता जो सबसे अधिक नाराज था, सूरज यादव, उसको उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी वो पढ़ करके फूट फूट के रोने लगा और कहा कि नहीं, मैं तो अपने नेता के साथ, मैं उसको छोड़ दूं। ये क्वालिटी है राहुल गांधी। वो जानते हैं। आवेश जी, आप जिस क्वालिटी की बात कर रहे हैं और जिस नरेशन की बात कर रहे हैं, उसका वीडियो मेरे पास है, मैं दिखाना चाहता हूं और फिर आपसे मुखातिब होता हूं। ये जरा देखिए वो क्या बताता हूं। आप कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको। आरएसएस, अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो, सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दें, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है और आप लोग मोहब्बत वाले बब्बर शेर हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ये जो कॉन्फिडेंस की बात ये जो आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, ये राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस आ गया है। वो चिन्हित कर लेते हैं चीजों को और उसको एक सिंपल नरेशन के तहत लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, कि डरना नहीं है। और डर गए तो समझिए खत्म हो गया मामला, क्योंकि ये मोदी सरकार तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या क्या करके लोगों को डराती रहती है। आपने देखा अभी सिद्धारमैया के खिलाफ इन्होंने वो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस दाखिल कर दिया कि 55 करोड़ रुपए की इनको प्रॉपर्टीज दे दी गई, प्लॉट्स दे दिए गए। अजीत जी, सारी बात छोड़िए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर जो निराशा दिखाई दे रही है, जिस तरह से मोदी की सभाओं में अब मोदी मोदी के नारे नहीं लगते। संतोष जी पूरा भाषण सुनिएगा मोदी जी का 4 बार हरियाणा का। अब कोई मोदी 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 नहीं कहता, बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं कहता मोदी मोदी। आप देखो, जो सिर चढ़ के बोलता था मोदी, सिर चढ़ के बोलता था लोगों के। यस यस यस। कुरुक्षेत्र की रैली में 23 हलकों की रैली थी वो, और अगर आप भीड़ के नाम पर देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं था, नहीं था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई एक लोकल सा कोई सांसद और कोई एमएलए आ जाए तो उसकी भीड़ हो जाती इतनी। तो मतलब मोदी का जो जादू था ना, वो सच में उतर चुका है लोगों के दिमाग से। और ये जब भी बोलते हैं सच में, ये बहुत, मतलब अभी देखो, मतलब मुझे भी इतनी जोर की हंसी आ गई राहुल की बात सुन के। मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट है वो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। और सबसे बड़ी चीज है कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। मतलब वो भाई एकदम, सुनिए, वो एंजॉय कर रहा है, पब्लिक भी एंजॉय कर रही है। पब्लिक को ये लगने लगा है कि हमारा बेटा है। पब्लिक ने अब ये मान लिया कि मोदी पैसा लूट करके अडानी को दे रहा, जनता ने ये मान लिया है। अरे भाई, ये मोदी जी सोचते थे संतोष जी
कि बिल्कुल। हरियाणा की जनता जो है वो क्या जानेगी संविधान, वो तो 36 बिरादरी है, आपस में लड़ेंगे, जाट लड़ेंगे, गुर्जर लड़ेंगे, पंजाबी लड़ेंगे। उनको ये नहीं पता था कि हरियाणा की जनता राजनीतिक तौर पे बहुत अधिक चालाक, पढ़ी लिखी है, भले किताब ना पढ़ी हो लेकिन पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। और हरियाणा की पब्लिक पहली बार मैं देख रहा हूं कि वो सारी चीजें छोड़ करके एकदम अपने आप को पॉलिटिकली बहुत एंथुसियासिज्म के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई। कांग्रेस के बात छोड़िए, राहुल गांधी के साथ खड़ी, ये सच्चाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, आखिरी में आपसे एक सवाल पूछूंगा। जैसे कि अभी आवेश जी ने जिक्र किया 36 बिरादरी का, ये जिक्र अमित शाह साहब ने भी किया। मैं तो उस दिन मुझे हंसी आई कि 36 बिरादरी की बात करने वाले अमित शाह किसानों से बात नहीं करते, युवाओं के पेपर लीक में उनको आंदोलन नहीं करने देते, लद्दाखियों को, युवाओं को, किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं देते, शंभू और खनौरी पे कीले गाड़ रखी हैं और वहां पे गोलियां भी चलवाई इन्होंने, कितने आंसू गैस के बॉम्ब छोड़े। ये अमित शाह 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं। इस पे जरा मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं कि 36 बिरादरी क्या सोचती है एक हरियाणा सोशल वालों माहौल में। जी जी हरियाणा वालों ने जमीन दिखा दी इनको। इनको ये था नहीं, इनको पता था कि 36-35 में बांट बूंट के हम चलते रहेंगे। लेकिन ये अभी अभिषेक सही कह रहे थे कि हरियाणा के लोग जो है राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं। उनसे एक बार गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन बार बार वो गलती नहीं करेंगे, ये समझ चुके हैं। और अमित शाह तक ये मैसेज जा चुका है कि हरियाणा के जो किसान बैठा था वो केवल जाट नहीं थे, वो 36 बिरादरी के लोग वहां बैठे थे। तो अब इनको 36 बिरादरी करना पड़ेगा। जो इन्होंने राजकुमार सैनी को छोड़ के जो जिस तरह से आग लगवाई थी, हरियाणा में 32 लड़कों को मारा था, वो अब ये समझ चुके हैं कि वो तो अब तुम्हारा वो जुमला था वो चलने वाला नहीं है। वो तो हथियार तुम चला चुके हो, वो तो हथियार टूट लिया। अब क्या करें? अब तो 36 को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इनको ये लगता है कि थोड़ा बहुत अगर कहीं कोई एक आधी वोट अगर आ गई तो 36 का नाम लेके ही हरियाणा में आ सकती है, यहाँ 34-35 से नहीं आ सकती वोट। तो वो एक लोगों को ना इमोशनली उनको अटैक करने की उन्होंने कोशिश की है, जबकि वो किसी भी सूरत में नहीं कर पा रहे हैं। वो डरावनी सी एक भाषा, डरावना सा एक, जैसे 2014 में बोल रहे थे कि हम हरियाणा में अगर आ गए तो हम ये कर देंगे। ऐसा लग रहा था जैसे 2014 का एजेंडा नहीं, उन्होंने 2019 में भी मोदी जी की सेना और पुलवामा और वो बड़ा 56 इंच की छाती, आपको याद होगा 56 इंच की छाती, और 56 इंच की पुलवामा में मोदी जी की सेना हो थी। गई। इन्होंने पिछली बार 75 पार का नारा दे दिया। हरियाणा के सीधे तो लोग हैं ही, ज्यादा जो ना चालाक तो है नहीं, भोले भाले लोग हैं। उनने सोची 75 पार कर रहे हैं तो ये मतलब 46-47 तो ले ही जाएंगे। ये इस बहकावे में आगे कांग्रेस ने अपना इलेक्शन नहीं लड़ा, ऑपोजिशन ने किसी ने भी अपना इलेक्शन नहीं लड़ा, और हालात ये हुए कि इनकी 40 सीट आ गई। अगर लोगों को ये पता होता कि इनकी 40 आएंगी तो पिछली बार इनकी 20 सीट नहीं आती। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि लोगों को ये था ही नहीं कि ये 75 पार का जो नारा दे रहे हैं, लोगों को था कि ये 45-50 ले जाएंगे। तो लोगों ने ना लड़ा ही नहीं, और कांग्रेस ने बिल्कुल ही नहीं लड़ा इलेक्शन पिछली बार। और लोकसभा में लोगों ने दिखा दिया, लोकसभा में भी लोगों ने इलेक्शन लड़ा है। कांग्रेस से ज्यादा लोग चाहते हैं, लोग आतुर हैं, लोग संकल्पित हैं कि भाई बीजेपी को भगाना है। लोगों ने मान लिया, इसलिए अमित शाह अब 36 पर आ गए हैं, क्योंकि अदरवाइज तो 36 बिरादरी तो ये कभी कहते ही नहीं, ये तो बांटने की बात करते हैं हमेशा। आवेश जी, जेजेपी पिछली बार 10 सीटें लेकर आई थी। आज पता लगा कल शाम को इनकी इलेक्शन रैली में दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के जो नए नए सांसद बने चंद्रशेखर आजाद, उन पर लोगों ने गांव में घुसने नहीं दिया और कहीं पे पत्थरबाजी भी हुई है। क्या इतनी हेट्रेड है दुष्यंत चौटाला के प्रति? और कहीं ये गेहूं में घुन पिसने वाला काम हो गया? चंद्रशेखर आजाद ने जो थोड़ी बहुत अपनी इज्जत नगीना में बनाई थी इलेक्शन जीतकर, और हरियाणा जाकर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सारी इज्जत गंवा दी। और बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जाके वहां भाषण देती हैं, और उसके बाद सब ये कहते हैं कि मायावती झूठ बोलती है, ये तो बिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको बैठा दिया है क्योंकि इसकी फाइलें बनी हुई हैं। क्या कहना है? आत्मजी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ही नहीं, ये जो छोटे छोटे दल हैं, इनेलो है, जेजेपी है, बीएसपी है, यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी, ये हरियाणा की पब्लिक के सेंटीमेंट को नहीं समझ पाए। हरियाणा में
राहुल गांधी कुछ भी कहें, चुनाव पब्लिक वर्सेस बीजेपी है, पब्लिक बीजेपी के खिलाफ है। एग्जैक्टली। कांग्रेस कुछ प्रचार ना करे, मैं फिर से पहली बात पे आता हूं, राहुल गांधी रैली न भी निकालते तो भी जीत जाते। पब्लिक बहुत खफा है बीजेपी से, और हो क्या रहा है, चंद्रशेखर आजाद की राजनीति खत्म हो गई। जो नेता यहां पे आ गया इस वक्त, जो बीजेपी के साथ लड़ गया, जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ गया, वो हरियाणा की जनता का दुश्मन हो गया। अब वो कभी विधायक सांसद बन पाएंगे जेजेपी के लोग, जो 10 का नाम आप ले रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता। गोपाल कांडा चला गया, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं जमीन देख करके बात कर रहा हूं। अभय चौटाला इलाहाबाद की सीट बचा पाएंगे या उनके बेटे की सीट निकल जाएगी? नहीं, मुझे लग रहा है जब वापस जाएगी। असल बात यह है कि अभय चौटाला अपने जुबान से जिस तरह की बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात, जुलाना में जाके बात कर दी है, फालतू की बात, बकवास, कि क्या टाइटल लगा रही है, क्या गोत्र लगा रही है दिनेश, इस तरह की बात करनी चाहिए। सब छोड़िए आत्मजीत जी, मैं बहुत नजदीक से देख रहा था कि कालका की सीट और पंचकुला की सीट बहुत कमजोर कांग्रेस के लिए, बहुत कमजोर। प्रदीप चौधरी भी वहां बहुत खराब लड़ रहा, यहाँ पे पंचकुला में चंद्रमोहन की भी स्थिति हो। लेकिन अब मेरे पास जो कल शाम को खबर आई है, वो बड़ी अलग टाइप की खबर आई है। मैं अभी तक उस पर यकीन नहीं कर पाया हूं, लेकिन स्थितियां बदल रही हैं। आप लोग दहिया जी को तो और बेहतर ढंग से पता होगा, तमाम सीटें जहां पे कांग्रेस थोड़ा सा लैग कर रही थी, वो पिछले कुछ दिनों में फिर लीड करने लगी। अब जैसे जैसे मोदी भाषण दे रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है। मोदी कुछ बोल रहे हैं, पब्लिक एकदम गुस्सा। अरे भाई, इससे बड़ा सबूत क्या लोगे आप कि खट्टर को जिस तरह से हिसार की सभा में उसके ही पार्टी के लोगों ने अपमानित किया, आप कल्पना करके देखिए। माने कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने टिकटों का बंटवारा मनमानी ढंग से किया, एक्स सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदल दी। सारी सीटों में आप ये बात तो मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, नायब सैनी सबको पीछे छोड़कर खट्टर को अधिकार दिया कि आप टिकट बांटो। लेकिन टिकट बांटने के बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड कंपनी ने उनको पूरी तरह से हाशिए पे रख दिया। खट्टर से सारे संवाद बंद कर दिए, पोस्टर से उनके सारी तस्वीरें हटा दी। यह चुनाव कई लोगों की राजनीति खत्म हो करने वाला है। आत्मजीत जी, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं इसके बाद वाली। एक और चीज है जी, हाँ, बोलिए, आप बोलिए पहले। हाँ, 2 महीने पहले जिस सीट पे सैनी साहब जीते हैं, उसी सीट को छोड़ के लाडवा में आ गए। पहले नारायणगढ़ की तो छोड़ी, चलो वो तो एक बात समझ में आई, लेकिन 2 महीने पहले जो सीट जीती उसको छोड़ के लाडवा में आ गए। और लाडवा में मैं आपको बताऊं, उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनके गांव में लोग नहीं घुस दिया। नहीं जीतेंगे, नायब सिंह सैनी नहीं जीतेंगे। इस चुनाव के बाद 5 बातें होंगी, 5। आप बताइएगा अगर आप किसी बात से असहमत हो। मैं कल शाम को जो मैंने समराइज किया है, 5 बातें तय है। मोदी जी पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ेगा, पहले हरियाणा फिर जम्मू कश्मीर में हार के बाद। संसद में विपक्ष की आक्रामकता बढ़ेगी। कई बिल जो हैं भाजपा के सहयोगी दलों के असहयोग की वजह से पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब वो मुंह उठाएंगे कि आप हार के आ रहे हो। भाजपा जातीय जनगणना के लिए तैयार होने जा रही है, यह भी तय है। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में जो पेंडिंग पड़े हुए हैं बीजेपी के खिलाफ जाकर के, भाजपा सरकार के खिलाफ, मोदी के हितों के खिलाफ जाकर के निर्णय देगा। आप देख लीजिएगा, यह हरियाणा चुनाव खत्म होने पर होगा। यह भी होगा कि इधर सिद्धारमैया और उधर निर्मला सीतारमण दोनों की गिरफ्तारी होगी। तो देश की राजनीति बहुत तेजी के साथ बदलने वाली है, क्योंकि आरएसएस सारा ठीकरा फोड़ने जा रही है नरेंद्र मोदी पर। बना दे संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आश्चर्य मत करिएगा।
क्योंकि यह बात सबको पता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जान रही है कि अगर कहीं केंद्र की सत्ता बदली तो पहला काम होगा कि आरएसएस पर प्रतिबंध लग जाएगा, विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लग जाएगा। अपने गुजरात के कर्नाटक के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने साफ साफ कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो जो ये उग्रपंथी संगठन है, इनकी हालत खराब है, कपकपी बनी हुई है। मामूली अराजकता पिछले 10 साल में इस देश की जनता ने झेली है। हम तो सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। कांग्रेस अगर गुजरात दंगों के बाद जो सही ढंग से कानूनी कार्रवाई की होती, ढीला ढाला रवैया नहीं अपनाती, तो आज ये स्थिति देश को न देखने पड़ती। हम लोगों ने अपनी जवानी बर्बाद कर ली, डॉक्टर संदीप यादव ने अपनी जवानी बर्बाद कर ली। याद करिए, 10 साल छोटा वक्त नहीं होता आत्मजीत जी, समझ रहे हैं? हम लोगों ने वो सहा है 10 साल में। हम लोग जर्नलिज्म, मैं तो जर्नलिज्म करने आया था कि एक्टिविज्म करने आया था कि एक सरकार के पीछे पड़े रहेंगे। सही बात है। और राहुल जी की इस विचारधारा से मैं असहमत हूं, जो वो भाजपा की विचारधारा को विचारधारा बताते हैं। नफरत की विचारधारा कोई विचारधारा नहीं होती। कोई आरएसएस या संघ की विचारधारा पे कोई चर्चा करने का ही सवाल नहीं खड़ा होता भाई, वो नफरत की विचारधारा है। नफरत कैसे, नफरत का विचार ही उस पर चर्चा नहीं किया जा सकता। मोदी क्या बोल रहे हैं, भाषा देखिए मोदी की, आप मोदी की भाषा देखिए। हारा हुआ व्यक्ति जबरदस्ती बन बैठा फिर से प्राइम मिनिस्टर। धन्यवाद जी। आवेश तिवारी साहब ने बहुत आतंकी जी, जो पत्थरबाजी की बात है ना, मुझे तो ऐसे लगता है इसके पीछे भी हो सकता है बीजेपी के हाथ हो, क्योंकि ये लोग चाहते हैं अराजकता शुरू हो जाए, कोई ना किसी तरह से लोगों को हो सकता नहीं है, हो सकता नहीं है। आपने देखा दिल्ली में, आपने देखा एक दंगा करवाया कपिल मिश्रा ने, कितना मने हम लोगों की आंखों के सामने, वो दंगा नहीं था, ना ही होता। वो केजरीवाल के न बोलने से, केंद्र सरकार के न रोकने से वो दंगा हुआ, और कोई रोक नहीं पाया। हिंदू मुसलमान दंगा हुआ, लोगों की जाने गई। ये दंगे की फैक्ट्री है। और सही बात है कि कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर ये पहले ही आरएसएस को खत्म कर देती, जब वो देश के शुरुआत में इस तरह की चीजों पे बैन लगता, वो एक ऐसा संगठन है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। मैंने बताया ना कि उसने लंबे समय तक अपना 52 साल तक झंडा नहीं फहराया। झंडे का विरोध करते थे, कलर का विरोध करते थे, संविधान का विरोध करते थे। किस चीज का उन्होंने समर्थन किया है? किसी चीज का समर्थन नहीं किया है। तो अगर बैन होता तो इतनी बवाल। और एक्चुअली इन्होंने झूठे राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स की आड़ में देश को ये केवल और केवल सीधे गर्त में ले गए। आप क्या समझती हैं कि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स से या मैंने इस तरह की बेकार की बातों से क्या देश आगे बढ़ेगा? देश केवल और केवल नीचे गया है। अब चीन की मैंने बताया ना कि 1990 में भारत और चीन एक जगह थे इकोनॉमिक कंडीशन में, और 97 में चीन 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया, भारत वहीं 10 साल पिछड़ गया। केवल हिंदू वही मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स, वही मंदिर की पॉलिटिक्स 90 में आई, और 2007 लग गया भारत को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में। अब हालत यह है कि 2024 में कांग्रेस जब छोड़ के गई 14 में तो 2.5 ट्रिलियन के थे, अभी 3.25 ट्रिलियन के हैं। हालत यह है कि 2024 में चाइना 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुका है। हम जो है 3 ट्रिलियन पे अपना सीना फैला रहे हैं, जबकि आबादी उनसे ज्यादा है, क्षेत्रफल उनसे कम है, हमसे 6 गुना बढ़ चुके हैं। अब आप सोच लीजिए कि बेकार की बातें कर रहे हैं, मीडिया को मैनेज कर लिया है, डेटा तक ये मैनेज करते हैं। अब आप बताइए ना कि माधवीपुरी बुच क्या कर रही है, निर्मला सीतारमन इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, वो जो अरविंदो फार्मा हो, स्टरलाइट हो या फिर वेदांता हो, सबको पहले उसकी बाह मरोड़ी गई। 11 नवंबर 2022 को उसको नोटिस दिया गया, 21 नवंबर को उसने 5 करोड़ थमा दिए, सारा मामला सेटल हो गया। अगले साल उसने 25 करोड़ थमा दिए। मैंने ये बाह मरोड़ के पैसा लेके, पैसा बांट के चुनाव जीते जा रहे हैं, और कुछ भी बोला जा रहा है, किसी को भी मारा पीटा जा रहा है, लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। अब ये बताइए कि कोई भी आज तक भारत का एक बड़ा नेता, बड़े पद वाला, बड़ा नेता नहीं, भारत में 2 संवैधानिक बड़े पद हैं, उसका पद वाला किसी चीफ जस्टिस के घर गया था? वो तो ऐसे होता था कि जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि क्षेत्र का, एरिया का चोर उचक्का जो होता है, उसको किसी पॉकेटमारी के केस में, छोटे मोटे केस में अगर थानाध्यक्ष ने पकड़ लिया तो वो चला जाता था उनके घर मिठाई लेके, उनकी औरत से मिलने, उनसे मिलने। इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ना, ये गुजरात मॉडल था। ये बेसिकली गुजरात मॉडल यही है
कि वहां संजीव भट्ट और वो जो दो आईएएस ब्रदर जो थे शर्मा, उनको जो जिस तरह से दुर्दशा की गई उनकी, चाहे वो सोहराबुद्दीन कौसरबी का मामला हो या फिर गुजरात का, एक्चुअली इन सब सारी चीजों की आड़ में ना 1990 से 96 में एक्चुअली ये जो अहमदाबाद का संघ का जो ऑफिस था, नरेंद्र मोदी वहीं रहते थे और वहीं पे वहीं से अपनी पॉलिटिक्स करते थे। कुशा भाऊ ने इनकी एक तरह से शिकायत की और इनको दिल्ली भेज दिया गया। ये आए, इसका एक लंबा इतिहास है और इन्होंने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए हिंदू मुसलमान दंगों के, गुजरात में उससे सफलता मिली, फिर फाइनल एक एक्सपेरिमेंट किया 2002 में। और बहुत एक आप जब इनके इतिहास में जाएंगी कि इन्होंने कैसे अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए लोगों का यूज किया। सबसे बड़ा इन्होंने यूज किया लाल कृष्ण आडवाणी का, उसके बाद केशु भाई पटेल को ठिकाने लगाया, किनारे लगाया, फिर अपने तमाम विरोधियों को, अभी नाम ले रहे थे संजय जोशी का, उनकी सीडी मिल गई, जो इनके खिलाफ आया सीडी मिल गई और सीडी मिली उसको, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, उसको कलंकित किया गया, फिर उसको किनारे लगाया गया। जबकि इन्होंने, आप जानती ही हैं कि वो जो इनका खुद का स्कैम था, जो वो महिला थी, नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन जो इनका खुद का स्नूप गेट केस था, उसमें इन्होंने कैसे उसको मैनेज किया, 300 कॉल किया इनके गृह मंत्री ने। तो ये सब चीजें तो इतनी भयावह हैं कि उस पर भी एक पूरा हरि कथा अनंता वाला मामला है। लेकिन ये समस्या ये है कि आप जब मेन प्रचार तंत्र को कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो ये नीचे पहुंचता नहीं है। लोग, हमारी देश की जनता सीधी साधी है, वो तो हम लोग, इसकी रीच कितनी है चैनल की, मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोग सुनेंगे, आबादी 140 करोड़, 145 करोड़, पहुंचता नहीं है नैरेटिव। और ये आसानी से जो इनके बड़े बड़े चैनल हैं 500-500 करोड़ रुपए में बने हुए, अपनी बातों को पहुंचा देते हैं, वहां से मैनेज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं और सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ये 3 चीज की सरकार है, प्रशासन को कंट्रोल करके, मीडिया को कंट्रोल करके, और अब जानी रही है, नाम तो मैं लूंगा नहीं, जो जिनके घर गए थे उसको भी थोड़ा, अब रंजन गोगोई कौन थे, खुल के ही बोल रहा हूँ, कौन थे, उन्होंने अपने सेक्सुअल हरासमेंट के केस में अपनी कमेटी को खुद चेयर किया और अपने को ही मुक्त कर लिया। ये भी दुनिया का एक यूनिक केस है। तो इस काल में अब क्या ही कहा जाए, क्या कहा जाए। लेकिन उमर खालिद को डेट नहीं मिलती है 4 साल में, लेकिन अजय मिश्रा टेनी जो किसानों को कुचल देता है लखीमपुर खीरी में, उसके बेटे को बेल मिल जाती है। अब जो बीएचयू में छात्रा का जो यौन उत्पीड़न करते हैं, उनको 8 महीने में बेल मिल जाती है, माला पहना के स्वागत किया जाता है जैसे युद्ध लड़के आ रहे हैं। वही पार्टी नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्किस बानो में भी तो बिल्किस बानो में देखिए, अब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय देंगे। अभी ये जो आत्मजीत जी ने शुरू में वीडियो चलाया, उसमें वो कह रहे हैं कि हम 3 तलाक। अरे भाई, कौन मांग रहा है 3 तलाक? पहले जो उनको रोटी कपड़ा मकान दो ना भाई। जो मांग रहे हैं सीए एनआरसी, उस पर तो गए नहीं, एक बार बात नहीं किया, उस पर बोलते नहीं हो। इनका ये अभी कतर गए थे, इन्होंने वहां से कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान बदल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं भारत में जो हिंदू मुसलमान करते हैं। अगले दिन इनका चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा, वो बोला कि मियाँ लोग अपनी मछलियों में यूरिया डालते हैं, मियाँ लोगों से मछलियां मत खरीदिए। न्यूज 24 में दोनों पोस्टर बना के और उसको सोशल मीडिया पे टांग दिया। अब ये बताइए, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं है। वही हेमंत बिस्व शर्मा इतना 2 मामलों में फंसा हुआ है, वो एक तो चिट फंड में और एक कौन बेकर्स वाला मामला है उसका, उसमें फंसा है बुरी गहराई से। और वो राहुल गांधी को कह रहा है कि वो कार्टून वाले युग में जीते हैं, कार्टून देखते हैं। अब कुछ भी बोले जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी पॉलिटिक्स से मणिपुर में जो हो रहा है, नंगा नाच, मैतेई और कुकी जो लोगों को जिस तरह से मिसाइलें चल रही हैं, 2 युद्ध जोन में बदल चुका है। जिसे लगता है बुर्किना फासो बन गया है देश। जैसे लगता है कि इजराइल, भारत में ही हकीकत में इजराइल और फलस्तीन का युद्ध चल रहा है। क्या है मणिपुर? लिटरली 1 साल से युद्ध चल रहा है, प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक नहीं बोला। 2 वार जोन बने हुए हैं, लोग कुकी इलाके में नहीं जा सकते हैं और कुकी लोग मैतेई इलाके में नहीं जा सकते। और लड़ाई है जमीन की और पॉपी कल्टीवेशन की। धुआंधार गोलियां चल रही हैं, रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, कुछ बाकी नहीं है। 200 लोगों की जान चली गई है। अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले लोगों को मारा गया है। औरतों को 200 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये तो आंकड़े हैं, किताबी आंकड़े हैं, पता नहीं हकीकत में तो और भी भयावह आंकड़े हैं। तो ये देश जो है ना, न जानते हुए भी लोग बहुत सारी चीजों को जान के इस बार हरियाणा में कमर कस चुके हैं, जम्मू कश्मीर में कमर कस चुके हैं, और बहुत हो चुका है। अब उन्होंने तय कर लिया है राहुल गांधी के कॉलर पकड़ने वालों का, अब जनता जो है कॉलर पकड़ेगी।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। और राहुल गांधी ने इसका जिक्र भी किया था कि अग्निवीर स्कीम को लाकर अदानी के हाथ में डिफेंस के जो ठेके दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, उसी का एक्सपेरिमेंट मणिपुर में हो रहा है, क्योंकि ये सारे वेपन्स इजराइल से खरीदे जा रहे हैं, अदानी का उसमें स्टैंप लग रहा है और डिफेंस एक्सपेंडिचर का पैसा अदानी के खाते में जा रहा है। जी संदीप जी कुछ कह रहे हैं आप? ये देखिए, ये झालर का, चीन के झालर का विरोध करते हैं। ये फोन मेरे पास 2-3 फोन है, ये सारे फोन मेरे पास चीन के हैं। 85%, 85% मार्केट चाइना का है यहाँ। आप क्यों नहीं स्किल इंडिया, फलाने इंडिया, ढिमकान इंडिया फोन तो नहीं बना सकते हो आप? एप्पल का कितने लोग खरीद लेंगे? आप कहते हो कि झालर का विरोध करोगे, यहाँ सारा सब कुछ चीन का बिक रहा है। कच्ची दवाइयों का जो कच्चा माल होता है 85% चाइना से आता है। शर्म नहीं आती है इनको, शर्म नहीं आती है, बेकार की बातें करते हैं, झूला झुलाते हैं कि वो सी जिनपिंग को गुजरात में बुला के झूला झुला रहे और उसने घेर लिया जमीनें। संदीप तो ये हाँ। जी बोलिए। संदीप जी, मैं ये कह रही थी, कोरोना की वैक्सीनेशन पर नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो आता था और मैंडेटरी था कि सबको लगवानी है। अब उन्होंने मना कर दिया कि हमने तो मैंडेटरी किया ही नहीं और अपना फोटो हटवा के वो तो एक तरफ हो गए। लेकिन रोज मैंने ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों के, लोग मर रहे हैं, बाजुओं में दर्द है, बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, लेकिन कोई मतलब रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है उसका। इन्होंने तो अपना फोटो हटवा के तो दूर हो लिए, ये कह रहे हैं हमने तो कहा ही नहीं किसी को लगवाओ। एक देखो, एक मतलब महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा आतमजीत जी, 3 चीजें कहूंगा मैं कि इस चुनाव में मैंने ऑब्जर्व किया कि रोज मैं सुबह उठ के ट्विटर पे देखता हूं कि अमित मालवीय एक ही बात कहता है, क्योंकि बीजेपी के पास हरियाणा चुनाव के लिए कोई नैरेटिव नहीं है। 3 बातें कहता है वो। जो राहुल गांधी ने लेक्चर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डलास में कि लड़की ने पूछा कि रिजर्वेशन कब तक चलेगा, तो उन्होंने कहा जब तक बराबरी नहीं आएगी तब तक चलेगा। और उसको ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो अमित मालवीय एक्चुअली 20% दलित वोटों को टारगेट कर रहा है। मायावती जी ने 3 दिन पहले ट्वीट किया कि कांग्रेस कभी रिजर्वेशन की रक्षा नहीं कर सकती है। तो इसमें दोनों में कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि 20 असेंबली सीट्स हैं हरियाणा में, 13 में इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी, क्षमा करिएगा, कांग्रेस आगे थी, जीती थी। 20 में 13 मतलब एक जबरदस्त सफलता है। बीजेपी पहले ये जीतती थी। अब हालत ये है कि 2 लोकसभा चुनाव, जो क्षमा करिएगा 2 लोकसभा सीटें भी हैं रिजर्व, वो पे भी कांग्रेस जीती है। तो अब इनको लग गया कि ये तो जो कमजोर कड़ियां, फिर इन्होंने जब लगा कि दाल नहीं गलेगी तो ये कहते थे कि शैलजा जो है वो नाराज हैं। फिर इन्होंने कहना शुरू किया, फिर उन्होंने, देखिए आप, एक इसका पैटर्न है। आज अनुराग ठाकुर बोला है कि इनकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये एक पैटर्न है। इन्होंने जब किसानों से ये कोई इनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं था तो गाली देता है आदमी, तो खालिस्तानी कहने लगे। तो आप ये समझिए कि इनके पास कुछ बचा नहीं है। इनके हताशा का लेवल ये है कि ये हार चुके हैं और ये लगातार केवल और केवल झूठ की फैक्ट्री है। और जनता को इस झूठ से बचना होगा, साफ साफ उसको देखना होगा कि कौन संविधान के लिए खड़ा है, कौन उनके अधिकारों की रक्षा। यहाँ तो कुछ मिले चाहे ना मिले, जो हमारा अधिकार है वही बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये संघर्ष तो अभी अधिकार बचाने का है, बाद में आप कुछ प्रगति करिए, फिलहाल आपकी स्टेटस और एग्जिस्टेंस को ही खतरा है। ये इलेक्टोरेट को समझने की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत सही कहा आपने। स्टेटस क्यो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट का एजेंडा तो बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि देश जो है वो पीछे की तरफ चल पड़ा है बजाय आगे की तरफ बढ़ने के। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर संतोष धाहिया, डॉक्टर संदीप यादव और आवेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार।